हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय अनूप सर। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इसमें हम एडम स्मिथ, रिकार्डो, इनके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन हम एडम स्मिथ से रिलेटेड आज जो डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर एडम स्मिथ कौन था, इसने क्या थ्योरी दी है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल ऑफ एडम स्मिथ, ये 1723 से लेकर 1719 तक की डिटेल दे रखी है एडम स्मिथ की था। इसका डेट ऑफ बर्थ से लेकर और डेथ तक की डेट दे रखी है इसके अंदर। एडम स्मिथ ऐसा पहला इकोनॉमिक्स था जिसने मर्केंटाइज या मर्केंटाइल थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया था। अब ये मर्केंटाइज क्या होती थ्योरी? इस थ्योरी में ये माना जाता था कि एक कंट्री को जितना ज्यादा हो सके सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट करेगा तो उस कंट्री के पास गोल्ड आएगा और हर देश अपने गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा करेगा, तभी उस देश की वेल्थ जो है वो, या वेल्थ ऑफ ए नेशन, वो क्या होगी? इंप्रूव होगी, बढ़ेगी। यानी कि वन वे ट्रेड आप बोल सकते हो कि सिर्फ एक्सपोर्ट करने पर फोकस किया जाता था। लेकिन एडम स्मिथ ने बोला कि ऐसा नहीं है, कि मर्केंटाइज थ्योरी में एक देश विन सिचुएशन में होता है तो अदर कंट्री लो सिचुएशन में होती है। एडम स्मिथ बोला कि गोल्ड की बजाय अगर आप गुड्स का प्रोडक्शन करो जिसमें आपकी कॉस्ट कम आती है, तो दोनों कंट्री को एब्सोल्यूट कॉस्ट का एडवांटेज मिलेगा। यानी कि दोनों कंट्री की कॉस्ट क्या होगी? लो होगी। इसलिए बोला गया है क्या? वेल्थ ऑफ ए नेशन, जिसके अंदर एडम स्मिथ ने गुड्स पर ज्यादा फोकस किया है रेदर देन गोल्ड, कि हर कंट्री को अपने प्रोडक्शन को, गुड्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, ना कि गोल्ड को। फिर इसने बोला कि सर अगर गोल्ड के ऊपर फोकस ना करेंगे तो गुड्स के ऊपर फोकस करेंगे तो गेन फ्रॉम ट्रेड कैसे होगा? थ्रू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि मान ले किसी कंट्री के पास एक्स फैक्टर है, भाई कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, सिर्फ उतने एक लिमिटेड फैक्टर हैं, उनका यूज या तो सपोज करो जो हमने यहां पर टेबल दे रखी है, लाइक मलेशिया और इंडिया है, या तो रबड़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं या टेक्सटाइल का, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि आप एक चीज में, एक कंट्री जो है वो एक चीज में स्पेशलाइज हो सकता है। लाइक अगर आप इस टेबल को देखोगे तो यहां पर 50 यूनिट बनाते हैं रबड़ की मलेशिया और 25 यूनिट बनाता है टेक्सटाइल की। तो हम बोलेंगे सर मलेशिया जो है वो रबड़ के अंदर, यानी कि अपने सारे फैक्टर लगाए तो रबड़ का प्रोडक्शन ज्यादा करता है, तो डिवीजन ऑफ लेबर, तो आपको टेक्सटाइल से फैक्टर हटा के सारे के सारे कहां लगा देने चाहिए? रबड़ पे, ठीक है ना। सेम इंडिया के अंदर टेक्सटाइल का प्रोडक्शन ज्यादा है तो रबड़ से लेबर हटा के टेक्सटाइल पे लगा देनी चाहिए। ये था डिवीजन ऑफ लेबर, कि अगर ऐसा करेंगे कंट्री, अपनी लेबर को एक ही प्रोडक्ट पर लगा देंगे तो उनको एब्सोल्यूट कॉस्ट का एडवांटेज मिलेगा, यानी कि वो कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट वन बात की है एडम स्मिथ ने फ्री ट्रेड या फेयर ट्रेड के बारे में। फ्री ट्रेड या फेयर ट्रेड मींस गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मॉडल पढ़ें या फिर इसकी अजम्पशन सबसे पहले जरूरी है। यानी कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मॉडल पढ़ने से पहले हम इसकी अजम्पशन पता होने चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी जो थ्योरी है वो डेवलप की जाती है वो अजम्पशन बेस पे की जाती है, यानी क्या अवधारणाएं ली गई है उनके बेस पर हम काम करते हैं। तो इसमें अजम्पशन क्या है सर? सबसे पहले इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर दो ही कंट्री माना है, लाइक मलेशिया और इंडिया, इसने एग्जांपल लिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। वैसे तो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रियां हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए इसने क्या किया है? सिर्फ दो ही कंट्री माना है और टू कमोडिटी, सिर्फ दो ही गुड्स ये ली है, लाइक रबड़ और टेक्सटाइल आपका, ठीक है ना। सिंप्लिसिटी के लिए इसने क्या अजम्पशन ली है? तो आपको जब भी आप एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पढ़ोगे तो उस रिगार्डिंग आपको ये अजम्पशन पहले याद होनी चाहिए। अजम्पशन आप ये मान लो कि बेसिक पिलर है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप आगे इसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे और ना ही अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या अज्यूम करना है सर? टू कंट्री टू कमोडिटी। नेक्स्ट वन क्या है सर? प्रोडक्शन। की प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि पहले से ही फिक्स है कि किस, अगर रबड़ का प्रोडक्शन करेंगे तो किसी कंट्री को कितना रिटर्न मिलेगा, टेक्सटाइल का करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा, पहले से फिक्स है। इसलिए बोलते हैं कांस्टेंट
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कॉस्ट जो है क्या होगी आपकी कांस्टेंट है। लाइक इस एग्जांपल के अंदर एडम स्मिथ ने क्या माना है सर, अपॉर्चुनिटी या इंटरनल कॉस्ट रेशियो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो या फिर इंटरनल कॉस्ट रेशियो मलेशिया की है 2:1 और इंडिया की है 1:2, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया सर, ये सिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया ये सिमेट्रिकल, इसलिए एक अजम्पशन ली गई है सिमेट्रिकल फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू कंट्री। सिमेट्रिकल मींस अगर आप बनाना चाहो तो सिमेट्रिक कैसे बनता है कि हाफ पोर्शन अलग है, हाफ पोर्शन अलग है, यानी कि ये हाफ बिल्कुल इस हाफ के बराबर है, यानी ठीक है ना, यानी कि ये 50% है तो ये भी 50% है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। जैसे यहां पर फैक्टर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या ली 2:1, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा 1:2। तो एक तो आपको ये याद रखना जंक्शन, पहले जंक्शन क्या थी, टू कंट्री टू कॉमोडिटी, फिर क्या है सर जो प्रोडक्शन होगा तो किस रेट से होगा या कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि देखो कॉस्ट का और रिटर्न का आपका क्या है अपोजिट रिलेशन होता है, कॉस्ट जितनी कम होती है रिटर्न उतनी ज्यादा होती है। फिर आता है कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंट्री इन दी बोथ द कंट्री रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, गुड्स के रिगार्डिंग बात की गई थी तो हम पढ़ चुके हैं, ये बात कर रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रिगार्डिंग, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने वहां पर कांस्टेंट मान ली है। इसका मतलब क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि अगर आपको टेक्सटाइल की 1 यूनिट बनानी है तो आपको रबड़ की 2 यूनिट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपको 2 पहले जो आया है वो रबड़ को शो कर रहा है, दूसरा जो है वो टेक्सटाइल, यानी कि ये किसके लिए है रबड़ के लिए और ये किसके लिए है टेक्सटाइल के लिए, ठीक है ना। अगर आपको रबड़ की 2 यूनिट बनानी है तो टेक्सटाइल की सिर्फ 1 यूनिट छोड़नी पड़ेगी, और अगर टेक्सटाइल की 1 यूनिट बनानी है तो रबड़ की 2 यूनिट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। सेम इंडिया के रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, अगर रबड़ की 1 यूनिट बनानी है टेक्सटाइल की 2 यूनिट छोड़नी पड़ेगी, और अगर टेक्सटाइल की 2 यूनिट बनानी है तो रबड़ की 1 यूनिट छोड़नी पड़ेगी। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। जैसे 2 ऑप्शन है, 2 में से एक चूज करना, जो चूज नहीं किया उसकी जो कॉस्ट आएगी उसको क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फर्स्ट अजम्पशन क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड वन आता है बोथ कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ गुड्स इफ दे विश। अगर दोनों कंट्री चाहे तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है। हाँ, किसी की कॉस्ट ज्यादा आती है, किसी की कॉस्ट कम आती है, लेकिन प्रोडक्शन दोनों का कर सकती है। लाइक मलेशिया भी रबड़ और टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर सकता है, हो सकता है कि एक में कॉस्ट ज्यादा आती हो एक में कॉस्ट कम आती हो। इंडिया भी रबड़ और टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर सकता है, तो ये भी अजम्पशन है। ऐसा नहीं है कि सर की प्रोडक्शन ही नहीं कर सकता, प्रोडक्शन दोनों कंट्री दोनों गुड्स का कर सकते हैं। फोर्थ वन, बोथ कंट्री आर एंडोड विद एक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंडोड का मतलब होता है, आप बोल सकते हो कि इनफ बोल लो, काफी बोल लो, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा बोल सकते हो, यानी कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन करते हो। लाइक रबर किससे बनता है, वो जिससे बनाओगे वो फैक्टर है, टेक्सटाइल जिससे बनाते हैं वो क्या है फैक्टर है। तो जो फैक्टर है वो एक्स अमाउंट ऑफ, एक्स अमाउंट का मतलब कोई एक अमाउंट फिक्स कर दी गई है। लाइक 100 यूनिट ले लिया आपने, चाहे लेबर की ले ली हो आपने, ठीक है, या 100 रुपीज ले लियो, कॉस्ट ले लियो, कुछ भी एक्स वाई जेड ऐसा हो, यानी कि जो भी फैक्टर है वो क्या है फिक्स है। तो एक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपको याद रखना है। सप्लाई वर्जन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, इसमें डिमांड की बात नहीं की, सिर्फ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, या इसको हम बोले तो सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहा है, डिमांड एस्पेक्ट को इसने इग्नोर किया है, तो ये इसकी डिमेरिट है जो हम आगे पढ़ेंगे कि किसने ये सोल्व की है, ठीक है। फिर आता है सिमेट्रिकल, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। अब 2 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। पहला, सर अगर दोनों कंट्री मलेशिया और इंडिया आपस में ट्रांजैक्शन ना करे तो उसको हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, यानी कि नो ट्रेड बिटवीन कंट्री। यहां पर 2 एस्पेक्ट में हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन आता है प्रोडक्शन, सेकंड वन आता है कंजप्शन, ठीक है ना। जब क्लोज इकोनॉमी है तो हम इसको साथ में इकट्ठा करेंगे। देखिए क्या, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन लेवल विद जीरो ट्रेड। कौन कौन सा है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन लेवल, दोनों लेवल, ठीक है ना, विद जीरो ट्रेड। मलेशिया क्या करेगा, रेशियो क्या है 2:1, ठीक है ना। इट मींस आप देखो टेक्सटाइल जितने बनाएगा रबड़ उससे डबल होगा, तो अगर मान लो इसको डिवाइड करेंगे तो 2:1 में आ जाएगा, ये 25 25 दूनी 50, ठीक है ना। ऐसे ही करेंगे तो 25 और फिर ये डबल से जाएगा, यानी कि 1:2 का रेशियो। यानी कि इसमें क्या, अगर एक ही कंट्री आपस में ट्रांजैक्शन नहीं करता किसी दूसरी कंट्री के साथ, मलेशिया है तो 50 यूनिट रबड़ की बनाता है, टेक्सटाइल की
25 यूनिट बनाता है तो 75 यूनिट वो प्रोडक्शन कर पाता है। ठीक है, तो इसकी जो अजम्पशन थी, क्या अजम्पशन थी कि एक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर, तो इसकी अजम्पशन है सिक्स्थ आप लिखना, सेवंथ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि जो आइदर जो मलेशिया है, कौन है, मैं लिख देता हूं यहां पर, मलेशिया, मलेशिया जो है वो रबड़ तो बना सकता है 100 यूनिट और टेक्सटाइल बना सकता है 50 यूनिट। ये अजम्पशन है, क्या है ये अजम्पशन है, ये आपको मान के चलना है कि जो मलेशिया है वो आइदर रबर और टेक्सटाइल अगर बनाना चाहे तो 100 यूनिट, अगर मान ले कि सारे के सारे फैक्टर एक चीज पे लगाए, अगर मलेशिया अपने सारे एक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर जो है रबर बनाने पर लगाए तो कितनी यूनिट बना देगा 100, और टेक्सटाइल फिर क्या होगा सर 0 बच जाएगा। अगर मलेशिया सारे के सारे अपने फैक्टर टेक्सटाइल बनाने पे बनाए लगाए तो कितनी यूनिट बना देगा 50 यूनिट, लेकिन रबर फिर 0 हो जाएगा। इंडिया के केस में आइदर इंडिया केस में इसका रिवर्स लेके चलते हैं, रबर इंडिया बनाएगा 50 यूनिट और टेक्सटाइल इंडिया बनाएगा 100 यूनिट, बिल्कुल इसका अपोजिट हमने अजम्पशन ली है। ठीक है ना, तो आपने देखा कि यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं जमसन, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है सर कि मलेशिया जो है रबर की यूनिट ज्यादा बनाता है सेम फैक्टर प्रोडक्शन से। सपोज करो 100 लेबर थी, या आप मान लो कि एक ही लेबर मान लो, चाहिए एक लेबर एक साल में 100 यूनिट बनाता है रबर की और एक लेबर एक साल में 50 यूनिट बना पाता है टेक्सटाइल की, तो आप क्या करोगे सर, उस लेबर को रबर का प्रोडक्शन करने में लगाएं तब बेनिफिट होता है क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा। और एडम स्मिथ क्या मानता है सर, गुड्स का प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उस कंट्री की उस नेशन की उतनी वेल्थ ज्यादा होगी। इंडिया केस में एक लेबर एक साल में रबर बनाता है 50 यूनिट और एक लेबर एक साल में टेक्सटाइल बनाता है 100 यूनिट, तो आप बोलोगे सर उसको बेनिफिट किस में है, टेक्सटाइल की 100 यूनिट बनाने में। ठीक है ना, तो ये कंसीडरेशन आपको ध्यान रखना, ये कंसीडर करना आपको। अब क्या है, लेकिन ये कब कंडीशन हो सकती है, आइदर और भी लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना, या तो बनाए रबर या बनाए टेक्सटाइल। लेकिन अगर एक ही कंट्री है और वो दूसरे देश के साथ बिजनेस नहीं कर रहा, इट मींस उसको अपने देश के लोगों के लिए रबर का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा और टेक्सटाइल का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई ट्रेड भी नहीं कर रहा और सिर्फ रबर रबर बना रहा है, तो वहां के देशों को, वहां के लोगों को उस देश के टेक्सटाइल कहां से मिलेगा अगर सिर्फ रबर का प्रोडक्शन करेगा तो। इट मींस उसको दोनों गुड्स बनानी पड़ेगी। अब दोनों गुड्स बनानी पड़ेगी तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 50% जो उसने गुड्स हैं बनाने के लिए लेबर का यूज किया है रबर के लिए और 50% लेबर का यूज किया किसके लिए, आपकी टेक्सटाइल के लिए। तो इसलिए अगर 50% करेंगे तो इसके रिगार्डिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे, इजी है। तो आपने देखा कि रबर का प्रोडक्शन 50, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कितना 25, तो टोटल 75 का प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को अब हम मेजर करते हैं करंट में ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, किस में करते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। तो कितना हुआ मलेशिया का, सर मलेशिया सपोज करो ज्यूम करते हैं हम कि सर 75 यूनिट बना पाता है एक साल के अंदर, इंडिया 75 यूनिट, और वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ही कंट्री लेके चलते हैं तो टोटल प्रोडक्शन हुआ सर 150, कितना हुआ 150। ये तो था आपका क्लोज इकोनॉमी में, किसमें था ये, क्लोज इकोनॉमी में। अब अगर हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी कि अगर ये दोनों देश मलेशिया और इंडिया आपस में ट्रांजैक्शन करें तो क्या इन दोनों को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, और इन दोनों को बेनिफिट होगा तो उससे ओवरऑल वर्ल्ड का प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये हम बात करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट वन हम लेते हैं प्रोडक्शन लेवल आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, आई मींस इंटरनेशनल। तो देखना आपने देखा हो तो यहां तो प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों हमने लिए हैं और यहां पर सिर्फ प्रोडक्शन लिया है, और इस प्रोडक्शन के बाद हम कंजप्शन का पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट वन, अगर सारी की सारी यूनिट मलेशिया जो है वो रबर के प्रोडक्शन पे लगा देता है, किस पे लगा देता है, रबर के प्रोडक्शन पे, तो 100 यूनिट बना देगा, जबकि टेक्सटाइल के लिए लेबर बचेगी नहीं, फैक्टर नहीं बचेंगे तो वहां पर 0, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया मलेशिया का 100। इसी तरह से इंडिया टेक्सटाइल के अगर 100 यूनिट बना देगा अपनी लेबर की हेल्प से तो 50 यूनिट नहीं बना पाएगा रबर की, वो 0, तो इंडिया का प्रोडक्शन। आपने देखा
कि मलेशिया का प्रोडक्शन पहले 75 था, फिर 25 पॉइंट और बढ़कर 25 यूनिट और बढ़कर कितना हो गया 100। सेम रेटो इंडिया का, पहले 75 था, अब कितना हो गया 100 बढ़ के 75 से 25 बढ़ के 100। और वर्ल्ड का प्रोडक्शन भी देखिए आप, पहले कितना था 150 और अब कितना हो गया, अब हो गया सर 200। कितना हो गया 200। तो वर्ल्ड का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया 50 यूनिट, कितना बढ़ गया 50 यूनिट। ठीक है ना। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रिगार्डिंग जो हम इसका भी कंजप्शन लेवल पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी के अंदर, जो कंजप्शन लेवल पढ़ेंगे वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो को डिटेल में आपको समझाया गया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है अपना कंजप्शन गेन फ्रॉम ट्रेड। अभी तक हमने पढ़ा प्रोडक्शन एंड कंजप्शन वाला हमने पढ़ा था, प्रोडक्शन गेन फ्रॉम ट्रेड क्या होता है उसके रिगार्डिंग। अब हम पढ़ेंगे कंजप्शन गेन फ्रॉम ट्रेड। ये क्या है, इट डिपेंड ऑन हाउ द गेन फ्रॉम द प्रोडक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू कंट्री। कि इंटरनेशनल ट्रेड करने से जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, पहले हर कंट्री 75 यूनिट का प्रोडक्शन करती थी, फिर वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने लगी। अब प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन बेनिफिट दोनों कंट्रियों को हुआ है या एक कंट्री को हुआ है, ये हम देखते हैं। तो कंजप्शन गेम यही बताता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड करने से जो गेन फ्रॉम प्रोडक्शन हुआ है या प्रोडक्शन गेन हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, इक्वली इक्वली है या अनइक्वल है। अनइक्वल है तो फिर मलेशिया को बेनिफिट हुआ उसका या इंडिया को बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट वन, इट डिपेंड ऑन द टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म ऑफ ट्रेड मीन्स कि जब दोनों देश आपस में बिजनेस करते हैं तो उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो है या इंटरनल कॉस्ट रेशियो है वो इक्वल है, या फिर एक की ज्यादा है या फिर दूसरे की कम है, या फिर मलेशिया की ज्यादा है या इंडिया की कम है, या इंडिया की ज्यादा मलेशिया की कम, यानी कि इक्वल है या अनइक्वल है। तो टर्म ऑफ ट्रेड मींस जो आपकी इंटरनल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि रबड़ के बदले में आप कितने टेक्सटाइल एक्सचेंज करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो वही एक्सप्लेन किया गया है। टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है, हाउ मेनी यूनिट ऑफ रबर एक्सचेंज फॉर द 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल। कि 1 यूनिट टेक्सटाइल की लेने के लिए रबर की कितनी यूनिट आपको छोड़नी पड़ेगी, एक्सचेंज करनी पड़ेगी बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। कर लोगे ना। यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है कि दो देश किस रेशियो में सेटिस्फाई होते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, कि आप मुझे रबड़ की टेक्सटाइल की 1 यूनिट देना, मैं आपको रबड़ की 1 यूनिट दूंगा या 2 यूनिट दूंगा। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं, 3 फेस में इसको करेंगे। पहला आता है कंजप्शन शेयर आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें हमने क्या माना है, व्हेन टर्म ऑफ ट्रेड, टीओटी मींस टर्म ऑफ ट्रेड आर फिक्स एट द रेट 1:1। कि जब एक टेक्सटाइल की यूनिट के बदले एक ही रबड़ की यूनिट एक्सचेंज की जाती है दो कंट्रियों के बीच में, तो हम ये टेबल पढ़ेंगे। जब रेशियो इनकी क्या हो 2:1 हो, या फिर रेशियो क्या हो 1:2। हमने 3 फेज ले लिए। अब आप क्वेश्चन हो सकता है सर ये 1:3 क्यों नहीं है, या 2.0 या बोल सकते 0.5 क्यों नहीं है। क्योंकि जो टर्म ऑफ ट्रेड डिसाइड होता है वो जो 2 कंट्रियां हैं, कौन कौन सी सर, एक हमने लिया था मलेशिया, एक हमने लिया था इंडिया, और इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरनल कॉस्ट क्या है सर, मलेशिया की थी 2:1 और इंडिया की थी 1:2। ठीक है ना। 2:1 मींस रबड़ की 2 यूनिट बनाने के लिए टेक्सटाइल की 1 यूनिट छोड़ना, और टेक्सटाइल की 1 यूनिट बनाने के लिए रबड़ की 2 यूनिट को गिव अप करना। ठीक है ना। तो जो इंटरनल कॉस्ट रेशियो है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो है वो डिसाइड करते हैं टर्म ऑफ ट्रेड को। ठीक है ना। तो ये करना है। तो ये है आपका 1:1, 2:1 और 1:2। तो आपने नोटिस किया सर मलेशिया की है 2:1, इंडिया की है 1:2। तो ये जो इनकी रियल रेशियो दे रखी है, अगर ये क्लोज इकोनॉमी की सिचुएशन है, अगर ये ट्रांजैक्शन ना करे तो भी, तो ये आपने नोटिस किया 1, 2, 3 इन तीनों टेबल्स के अंदर इनसे ज्यादा रेशियो नहीं मिलेगी, यानी कि 1 और 2 की मिलेगी। हो सकता है दोनों की 1:1 हो सकता है कि दोनों की आपकी 2:2 मींस 1:1 ही हो गया ना। अगर दोनों की 2:2 रखेंगे तब भी 1:1 ही इक्वल है रेशियो में। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं। कंट्री दिया गया है मलेशिया, इंडिया और पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन दिया गया है। कॉमोडिटी में दिया गया क्या, रबर और टेक्सटाइल।
अब देखिए नॉर्मली ये मैंने टेबल एक दोबारा से ड्रॉ की है जो हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले ही। ये है क्लोज इकोनॉमी की, किसकी है ये? क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। ओपन इकोनॉमी आपको याद हो, ओपन इकोनॉमी में मलेशिया के कितने थे सर? रबड़ की 100 थी और टेक्सटाइल की 0, यानी कि रबड़ और टेक्सटाइल, ये मलेशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से था। इंडिया की सर, इंडिया की रबड़ की 0 है और टेक्सटाइल की 100 थी। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है सर? ये है ओपन इकोनॉमी। क्या थी? ओपन इकोनॉमी, ठीक है ना। क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो जो क्लोज इकोनॉमी की इंटरनल कॉस्ट रेशो है दोनों कंट्रियों की, उनके बीच में ही हमेशा टर्म ऑफ ट्रेड रहता है, ये आप नोटिस करना, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हम ये माने इन तीनों टेबल्स के अंदर ये अज्यूम करके चले हैं कि जो दोनों कंट्रियों के लोग हैं वो दोनों ही चीजों को टेस्ट करना चाहते हैं। आप ये मान सकते हो कि मलेशिया के अंदर जो है वो सिर्फ रबड़ के प्रोडक्शन से खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें टेक्सटाइल भी मिले। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? अब क्लोज इकोनॉमी में तो सिर्फ खुद करता था, लेकिन अब ओपन इकोनॉमी में हम क्या करेंगे? हम ये कर सकते हैं सर, लेन देन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। अगर मान लिया कि 100 यूनिट ये रबड़ बनाता था, 0 यूनिट ये क्या बनाता था? टेक्सटाइल। और ये 0 यूनिट इंडिया रबड़ बनाता था और 100 यूनिट क्या बनाता था? टेक्सटाइल, ठीक है ना। अब 100 यूनिट में से 60 यूनिट इसने अपने पास रख ली। क्या रख ली? मलेशिया ने 100 यूनिट में से 60 यूनिट अपने पास रख ली, तो बची कितनी सर? 40 यूनिट। वो क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। क्या कर दिया? वो कर दिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया को ना यहां से टोटल कितनी थी? 100 यूनिट। ओपन इकोनॉमी के थ्रू टोटल कितनी यूनिट थी? 100 यूनिट। 60 यूनिट्स ने क्या कर ली? रिटेन कर ली, रिटेन अपने पास रख ली मलेशिया ने। और 40 यूनिट का क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। अब हम रेशियो क्या लेके चले? 1:1। सर जितने का इसने एक्सपोर्ट किया है उतने का ही क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया ने 100 यूनिट टेक्सटाइल बनाता था, 60 अपने पास रख ली, 40 को क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। अगर मैं सिर्फ एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो 60 यूनिट इसने 100 यूनिट रबड़ बनाता था, 60 यूनिट अपने पास रख ली, 40 यूनिट का क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। और इस 40 यूनिट के बदले में क्या खरीद लिया उसने? सर इस 40 यूनिट के बदले में उसने 40 यूनिट टेक्सटाइल खरीद ली। क्या खरीद ली? टेक्सटाइल। यानी कि मलेशिया ने 40 यूनिट रबड़ एक्सपोर्ट किया और 40 यूनिट टेक्सटाइल इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है, सेकंड बिल्कुल अपोजिट है, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लेंथी क्वेश्चन है आपको लिखना है तो बस इसका रिवर्स लिखना है। कैसे लिखना है? सर इंडिया टेक्सटाइल की 100 यूनिट बनाता था, 60 अपने पास रख ली और 40 यूनिट का एक्सपोर्ट कर दिया मलेशिया को। और एक्सपोर्ट किया है, जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो 1:1 है कि जितना एक्सपोर्ट किया उतना इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया से 40 यूनिट क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। किस चीज की? टेक्सटाइल। कर लोगे ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये टोटल कंजप्शन कितना हुआ सर? 60 और 40। पहले भी 100 था, अब भी 100 है, लेकिन क्या फर्क है सर? इनमें दोनों में आ जाएगा आपका रेशियो कि यहां पर ओपन इकोनॉमी के अंदर एक कंट्री जो मलेशिया है वो सिर्फ रबड़ का ही प्रोडक्शन कर रहा था, यानी कि वहां के लोग सिर्फ रबड़ को ही कंज्यूम कर पा रहे थे, उसका यूज कर पा रहे थे और टेक्सटाइल को नहीं यूज कर पा रहे थे। लेकिन अगर दोनों यूज करना चाहे तो, यानी कि किसी भी देश के लोग जब दोनों गुड्स का यूज करना चाहते हैं तब ये तीनों टेबल हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं किससे? एक तो ये लेटेस्ट जो अभी आया, अभी इससे, ये तो हो गया यहां पर 100 आपने नोटिस किया 100। ये जो 75 है ये क्लोज इकोनॉमी का, किसका है? क्लोज इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। और ये जो आपने टेबल ड्रॉ की है वो, यानी कि इस टेबल के थ्रू जो रिजल्ट आया वो क्लोज इकोनॉमी से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपने देखा कि पहले क्या था सर? अब तो ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रहा है या यूनिट इसको मिल पा रही है, और क्लोज इकोनॉमी में कितनी थी? 75। तो कितनी यूनिट ज्यादा इसको मिली सर? 25, ठीक है ना। कितनी मिली?
25। सेम इंडिया के लिए पहले अब कितना है, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग है सर 100, 40 प्लस 60 कितना हो गया 100, जबकि क्लोज इकोनॉमी में कितना था 75, तो इसको भी कितना कंजप्शन गेन मिला 25। ठीक है ना। तो दोनों को आपने नोटिस किया कि अगर टर्म ऑफ ट्रेड इक्वल है तो दोनों को गेन भी इक्वल ही होगा, यानी कि 25 यूनिट इसकी बढ़ गई है, 25 यूनिट इसकी बढ़ गई है। कंपैरिजन हमेशा कहां से करेंगे सर, कंपैरिजन हम करेंगे क्लोज इकोनॉमी का और जो आपने टेबल बनाई है ओपन इकोनॉमी उसके थ्रू। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसा करने से जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन कितना था, वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन था आपका कितना 200, और अब कितना हो गया सर, सॉरी अब कितना हो गया 200, और पहले कितना था 150। क्लोज इकोनॉमी में कितना है देखो आप, टोटल आउटपुट या कंजप्शन कितना है 150, और अब कितना हो गया 200, तो 50 आपका बोल सकते हैं आप वर्ल्ड का प्रोडक्शन भी टोटल बढ़ गया, कंजप्शन भी टोटल बढ़ गया है। तो ये था आपका क्या सर, ओपन इकोनॉमी में है। अगर ओपन इकोनॉमी सिंपल है, ये सेकंड टेबल हमने बनाई थी रबर रबर, लेकिन अगर वहां कोई भी देश के लोग दोनों चीजों का कंजप्शन करना चाहते हैं तो जितना वो एक्सपोर्ट करेगा उतना ही इंपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि सर टर्म ऑफ ट्रेड क्या है 1-1 है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ जाए इंपोर्ट कम, या इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ जाए एक्सपोर्ट कम, तो चलते हम सेकंड टेबल की तरफ। इसका मतलब है 2-1। 2-1 का मतलब है कि रबड़ की यूनिट ज्यादा आपको छोड़नी पड़ेगी टेक्सटाइल की यूनिट लेने के लिए। तो यहां पर देखिए मलेशिया रबड़ कितना प्रोडक्शन करता था सर 100 यूनिट ओपन इकोनॉमी में, और इंडिया टेक्सटाइल कितना करता था 100 यूनिट। तो अब इसने क्या किया, पहले 60 यूनिट को रिटेन किया था, 40 को एक्सपोर्ट किया था। अब इसने क्या कर दिया सर 50 को रिटेन कर लिया और एक्सपोर्ट कितने को कर दिया 50 को क्या कर दिया एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब 50 को एक्सपोर्ट कर दिया। अगर इक्वल होता तो जितना एक्सपोर्ट उतना इंपोर्ट करना था, लेकिन नहीं, कि जितनी यूनिट ये रबड़ के रिगार्डिंग है और ये टेक्सटाइल के रिगार्डिंग है, ये कितनी यूनिट करता था आपका 100। इंडिया 100 यूनिट का ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या करता है 100 यूनिट का सर टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करता है। अब 100 यूनिट का प्रोडक्शन अपने पास रिटेन कितना किया, रिटेन किया 75, बच गया कितना, ये क्या कर दिया एक्सपोर्ट। तो आपने देखा हो तो ये रेशो देखिए, अगर सिर्फ मलेशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चलूं तो मलेशिया ने 50 यूनिट का तो एक्सपोर्ट किया है और 25 यूनिट का क्या किया है इंपोर्ट, क्या किया है इंपोर्ट। यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट क्या किया कम, एक्सपोर्ट ज्यादा किया, या आप ये मान सकते हो कि उसको देना ज्यादा पड़ा है और मिला कम है। ठीक है ना, अगर मैं मान लेता हूं कि गुड्स के बदले गुड्स का हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सर हमने दे तो दी 50 यूनिट है और मिली सिर्फ कितनी 25, तो अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो यहां पर आया मेरा 75, यहां पर आया 100, तो हमें 25 यूनिट का लॉस हो गया। यानी कि अगर ओपन से करते हैं तो 50 यूनिट का लॉस है, लेकिन हमें ओपन से कंपैरिजन नहीं करना, हमें किससे कंपैरिजन करना है सर, हमें करना है क्लोज इकोनॉमी से। तो ये जो 75 है ये तो है ये वाला फिगर, और ये जो 75 है ये क्या है, ये सर क्लोज इकोनॉमी का, किसका है क्लोज इकोनॉमी वाला। अब ये 125 है ये इससे रिलेटेड है इस टेबल का, और ये 75 जो है ये किसका है क्लोज इकोनॉमी का 50। आपने देखा हो तो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है पहले भी 50% से बढ़ा था, या 50 सॉरी पहले 50 यूनिट बढ़ा था, अब भी 50 यूनिट बढ़ा है, लेकिन सारा का सारा गेन कौन ले गया, इंडिया ले गया। कौन ले गया, इंडिया ले गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पर गेन जो 50 यूनिट का हुआ है वो दोनों में इक्वल इक्वल बता, क्यों, क्योंकि टर्म ऑफ ट्रेड क्या है इक्वल इक्वल। यहां पर सारा का सारा गेन कौन ले गया, इंडिया ले गया। क्यों, क्योंकि सर आपकी जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो 2-1 है, यानी कि इक्वल नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग। ये जो थर्ड टेबल दे रखी इसका बिल्कुल रिवर्स है। कैसे है देखिए, अगर मान लिया मलेशिया 100 यूनिट का रबड़ का प्रोडक्शन करता है, 75 को उसने रिटेन कर लिया और एक्सपोर्ट कर दिया कितने को 25 को। अब जो इंडिया है टेक्सटाइल 100 का सॉरी रिटेन करता है 50 और एक्सपोर्ट कर देता कितनी 50 को। तो टर्म ऑफ ट्रेड देखना कि एक ने इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 25 और मलेशिया ने क्या 55, तो क्या है इंडिया को सिर्फ 25 यूनिट देनी पड़ी और मलेशिया को 50 यूनिट मिल गई। ठीक है ना, यानी कि मलेशिया ने दिया 25 और इंपोर्ट के रूप में लिया 50।
ठीक है, तो इट मींस क्या हुआ, इसका कंक्लूजन आप निकालोगे तो ये 125 तो आ गया किसका, मलेशिया का टोटल। अगर मैं इससे कंपैरिजन करता हूं, पहले 100 था सर ओपन इकोनॉमी में, अब 125 हो गया, 25 बढ़ गया। लेकिन हमें कंपैरिजन इससे ना कर किससे करना है, क्लोज इकोनॉमी से। तो क्लोज इकोनॉमी से करेंगे तो पहले 125 ये वाला और 75 कौन सा, क्लोज इकोनॉमी का, तो 50, और ऐसे करेंगे 50। तो ओवरऑल वर्ल्ड का प्रोडक्शन 50 है, लेकिन यहां पर मलेशिया को गेन हुआ है, इंडिया को 0। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि किसको गेन हुआ है किसको नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, अगर टर्म ऑफ ट्रेड 1-1 है तो दोनों को इक्वल कंजप्शन गेन होगा, कंजप्शन गेन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर रेशियो, देखिए मलेशिया की रेशियो है 2-1, इंडिया की रेशियो है 1-1, इस टेबल में आप देखोगे तो हमने लिया है 2-1। ये किसके नियरेस्ट है रेशियो, सर ये रेशियो है मलेशिया के नियरेस्ट। किसके हैं, मलेशिया वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर है या उसके क्लोज है। तो इसलिए जो भी टर्म ऑफ ट्रेड किसी कंट्री की इंटरनल कॉस्ट के नियर अबाउट होगा, यानी कि अगर टर्म ऑफ ट्रेड किसी कंट्री की इंटरनल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होगा या उसके आसपास होगा, उस कंट्री को गेन या तो होगा ही नहीं या होगा तो बिल्कुल कम होगा। तो यहां पर जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो मलेशिया की इंटरनल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर है, इसलिए गेन 0। यहां पर जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो इंडिया की इंटरनल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर है, इसलिए इंडिया को टर्म ऑफ ट्रेड कितना मिलेगा, 0। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। कर लोगे ना, बिल्कुल आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक यही पॉइंट है इसमें समझने वाला कि टर्म ऑफ ट्रेड, पहली बात तो सर दोनों कंट्रियों की, पहली बात क्या है, दोनों कंट्रियों की इंटरनल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो के द्वारा डिसाइड किया जाता है या इनके बीच में डिसाइड होता है। और टर्म ऑफ ट्रेड जिस कंट्री की इंटरनल कॉस्ट ऑफ रेशियो, इंटरनल कॉस्ट रेशियो के बराबर होगा, उस कंट्री को गेन हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ये चीजें होप्स जो आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसके अंदर ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है कि जो आपको एक्सप्लेन ज्यादा किया जाए, इक्वली यही था बस कि सर जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो या तो इनके बराबर होगा दोनों को प्रॉफिट होगा, या फिर अनइक्वल होगा तो किसी एक को प्रॉफिट होगा, लॉस उसको होगा जिसके टर्म ऑफ ट्रेड उसकी इंटरनल कॉस्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट वन इसके थ्रू और दिया गया है कि जो एलडीसी कंपनी होती है, लेस डेवलप्ड कंट्री, उनको इसका बेनिफिट कम मिलता है। क्यों कम मिलता है, क्योंकि सर जो टर्म ऑफ ट्रेड डिसाइड करने की पावर है वो रिचेस्ट कंट्री के पास है, लाइक अमेरिका जापान इनके पास है। जो गरीब देश है वो बार्गेनिंग करने की इतनी ज्यादा पावर नहीं है, तो जिसके फेवर में टर्म ऑफ ट्रेड होगा उसको गेन ज्यादा होगा। लेकिन एडम स्मिथ ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो टर्म ऑफ ट्रेड होता है वो मोस्टली लार्जेस्ट कंट्री के इंटरनल कॉस्ट रेशियो के बराबर होता है। तो इसलिए एडम स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्मॉल कंट्री होती है उनको ज्यादा गेन होता है बजाय कि लार्ज कंट्री को। ठीक है ना, ये ओवरऑल था, ये था पूरा का पूरा एडम स्मिथ का पॉइंट ऑफ व्यू। एडम स्मिथ ने मर्केंटाइज जो थ्योरी है उसका अपोज किया है, उसने समझाने की कोशिश की है कि गेन के थ्रू आप इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा सकते हो। अब जो इंटरनेशनल जो टर्म ऑफ ट्रेड है उससे दो तरीके बनते हैं, एक तो प्रोडक्शन गेन होता है और एक कंजप्शन गेन। प्रोडक्शन गेन जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है किससे, सर टोटल आउटपुट या जीएनपी से या इनकम गेन से। यानी कि कंजप्शन गेन को इकोनॉमिक वेलफेयर के नाम से जानते हैं। और कंजप्शन गेन बराबर किसके होता है, सर इंटरनल कॉस्ट रेशियो के बराबर होता है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये था ओवरऑल पूरा का पूरा आपका एडम स्मिथ की थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी या फिर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट हम करेंगे फिर रिकार्डो की थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। थैंक यू।